नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग 7 बजे का सेशन फिर से शुरू हो गया है। थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 7 बजे अब रोज लेक्चर होंगे और रात को 9 बजे होंगे और सुबह सुबह हमारा 7 बजे जो अष्टांग हृदय का होता है वो भी होगा। तो आज हम लोग शंख भस्म के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के कुछ विद्यार्थी भी जुड़े हैं, कुछ वैद्य लोग भी जुड़े जुड़े हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग जो बातें करेंगे शंख भस्म के बारे में, तो मैं कुछ विजुअल चीजें दिखा देता हूँ और फिर आप लोग देखिए और आप लोग को जो आता है इसके बारे में जरूर बताइए। जो शंख होता है वो समुद्र में पाया जाता है, सुधा कल्प के अंडर में ये पाया जाता है। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट रुकिए, आपके यहाँ पे दिखेगा सब चीज। तो शंख होता है वो 2 तरह का होता है। एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि दक्षिणावर्त जो शंख होता है वह बहुत ही शुद्ध माना जाता है, वो देव पूजा में काम होता है। और वामावर्त भी होता है। तो दक्षिणावर्त को हम मंदिरों में पूजा के लिए यूज करते हैं और वामावर्त का हम लोग भस्म बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर दक्षिणावर्त जो है, जो जो राइट साइड में इसका ओपनिंग होता है, वो अगर हम लोग मेडिसिन के लिए करें तो वो और ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और दूसरा क्या है कि शंख जो है वो अशुद्ध किया हुआ कोई भी गुण कारक नहीं होता है और शुद्ध किया हुआ ही गुणदायक रहता है, इस ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो रस चंडांशु नाम का जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्विधा तो दक्षिणावर्तो वामावर्तो शुभेत्तरः अशुद्धो गुणदो नैव शुद्धश्च स गुण प्रदाह। मतलब 2 तरह का वामावर्त और दक्षिणावर्त, 2 तरह का शंख मिलता है और उसमें जो दक्षिणावर्त है वो सबसे गुणकारी होता है। उसी का भस्म बना के प्रयोग किया जाए तो वो ज्यादा फलदायी होता है। अब इसकी शुद्धि कैसे करते हैं, क्योंकि यह एक सुधा कल्प है, सुधा द्रव्य है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें समुद्र में पाया जाता है।
एक कीड़ा होता है जो शंख बनाता है, और ये पूरा कैल्शियम से बना हुआ चीज है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको बायोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा बताया गया है कि अम्ल कांजिकश्च दोला यंत्र स्पिन्नत शुद्धति, मतलब नींबू का जो रस है, जो लेमन का जूस है, उसको निकाल के, या फिर कांजी रहता है जो अम्ल रसात्मक कांजी, शुक्त पाक रहता है। दो तरह के पाक रहते हैं, एक संधान कल्पना रहती है जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन रहता है, और एक शुक्त कल्पना रहती है जो एसिडिक प्रिपरेशन रहता है। ऐसा भेषज कल्पना में हमको बताया गया है। तो कांजी में या अम्ल द्रव्यों में जो एसिड वाले द्रव्य हैं, या नींबू का रस में, इसको हम दोला यंत्र में डालकर और इसको हम पकाते हैं। पकाते पकाते यह शुद्ध हो जाता है। रस चंडांशु में ही इसका और क्या बताया है कि ये शंख भस्म फिर कैसे करते हैं। दोला यंत्र में हमने पका दिया, या तो अम्ल कांजी में पकाया, या नींबू के रस में पकाया, या फिर हमने कांजी में पकाया। और कितना पकाना है, तो 1 प्रहर तक। 1 प्रहर का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह का टाइम, और दोपहर और शाम का टाइम। तो यह अगर हम लोग देखें तो 4 घंटे का, 4 घंटे का 1 प्रहर होता है। तो हमें उतना देर तक पकाना है। कुछ विद्वान लोग बोलते हैं 3 घंटे का, कुछ विद्वान बोलते हैं 4 घंटे का। उतना देर हमें इसको पकाना है, बॉईल करना है। उसके बाद इसमें कुछ प्रक्रिया होती है, और फिर इसको भस्म कैसे करते हैं, तो बताया कि वहनो प्रफुल्लित की वाम सम्यक लघु फूटे पचेत कुंदवत जायते भस्म सब योगेशु योजित। मतलब शंख का जब ये हम नींबू के रस में पकाते हैं तो यह छोटे छोटे भंगुर हो जाता है, इसमें छिद्र हो जाते हैं। फिर इसको कूटते हैं, और कूटने के बाद में उसके टुकड़े लेते हैं और अग्नि में डालकर और उसको जलाते हैं। ऐसे फूकने को बोला है, जलाते हैं। तो उसके बाद वो फूल जाता है, और फिर फूलने के बाद उसको खलवी यंत्र में डालते हैं, खल और बत्ता में को कूटते हैं और पीसते हैं। तो इस तरह से ये भस्म तैयार होता है। या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि फिर इसको मटके में डाल के, और वह सब डाल के और नींबू का रस डाल के, और इसका लघु पुट देते हैं। लघु पुट आप लोगों को मालूम है, गज पुट, लघु पुट, अलग अलग पुट रहते हैं, तो लघु पुट देते हैं। तब ये और अच्छा शंख भस्म तैयार हो जाता है। मैंने इसकी कृति सेकेंड ईयर में देखी है, जब मैं रस शास्त्र भेषज कल्पना पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा है कि ये साक्षात किस तरह से बनता है। दूसरा क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि नींबू के रस में, लेमन के जूस में, प्योर लेमन का जूस निकालना है, और फिर क्या करना है कि उसके 24 घंटे तक शंख के टुकड़े जो हैं उसको डाल के रखना है। उसके बाद में पानी से धो के स्वच्छ कर लेना है, और उसके बाद में उसको सुखाने के लिए रखना है। उसके बाद क्या करना है कि जो मुल्तानी जो मात कपड़ किया हुआ है ना, ऐसा जो मटका है उसमें डाल देते हैं, और फिर नींबू का रस डाल के, और फिर से गज पुट देते हैं। कहीं कहीं लघु पुट बोला है, कहीं कहीं गज पुट बोला है, ऐसे डालते हैं। और उसके बाद में जो एलोवेरा का रस है उसमें डाल के, और फिर इसको ऐसे घोटते जाते हैं, और फिर गज पुट देते हैं सूखने के बाद। इस तरह से, और फिर शंख जीरा जो रहता है, शाह जीरा, उसमें डाल के और फिर घोटते हैं। इस तरह से यह, कोई लोग शंख जीरा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सफेद रंग का और शुभ सूक्ष्म और एकदम सॉफ्ट जैसा पाउडर होता है, वैसा हमको भस्म तैयार होके मिल जाता है। अब शंख भस्म जो है, ये हमारे ग्रंथों में योग रत्नाकर में क्या बोला है, यह मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ऐसा बोला है कि शंख चारो हिमोग्राही ग्रहण्यारेक नाशनः नेत्र पुष्प हरो व्रण वर्ण्य तारुण्य पिटिका प्रणुत दक्षिणावर्त शंखस्तु त्रिदोषग्न शुचिर निधि ग्रहा लक्ष्मी क्षयो यक्ष्मे मति क्षयाशयी। मतलब यह जो शंख भस्म होता है, एकदम स्वच्छ व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म में हमें शंख भस्म तैयार होता है। एक तरह से क्षार है, शंख भस्म क्षार है। हम जब नींबू का या अम्ल कांजी का भावना देते हैं तो उसका हम क्षारीयता को कम करते हैं, और बिना ऑक्सीजन के जो गर्ज फूट देके इसको पकाते हैं तो यह सौम्य हो जाता है, लेकिन उतना सौम्य नहीं होता, ये क्षारीय ही द्रव्य रहता है। अम्लता इसलिए डालते हैं कि उसकी क्षारीयता तीक्ष्णता को कम किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो ये एक तरह का क्षार है, शंख क्षार है, शंख भस्म है। तो क्षार में जो गुण धर्म है वह सारे शंख भस्म में आते हैं। लेकिन शंख भस्म देखें और कपर्दी का भस्म देखें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन चूना से, मतलब इसमें कैल्शियम का ये कल्प रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो शंख जो रहता है उसके गुण जो है कपर्दिका से ज्यादा अच्छे रहते हैं, कपर्दिका इससे थोड़ा कम गुणकारी रहता है। और इसका प्रयोग हम लोग अतिसार में करते हैं।
विशेषतः पक्वातिसार में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और यह ग्राही कार्य करता है, यह जहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है उसको यह रोकने का काम करता है। आप लोग शंख भस्म पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आरती मैडम, शशि प्रकाश जी, कुछ आप लोग का अनुभव है? जितेंद्र प्रकाश जी, जितेंद्र कुमार जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? मुनमुन प्रताप जी, शंख भस्म पे कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ फिर आप लोग बोलिए। तो शंख भस्म जो है, 1 मिनट रुके, मुझे एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, 1 मिनट बस। हाँ सॉरी, थोड़ा कुछ अर्जेंट फोन आ गया था पेशेंट का, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शंख भस्म ग्राही है और स्तंभन करने वाला द्रव्य है, इसलिए हम लोग इसको अतिसार में प्रयोग करते हैं या पक्वातिसार में शंख भस्म का प्रयोग करते हैं। शंख भस्म जो है, यह अगर हम लोग टंकनसार के साथ, अहीफेन के साथ या जयपाल के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो यह पक्वातिसार में बहुत ज्यादा अच्छा उपयोगी रहता है। और इस योग को जिसमें हम लोग टंकनसार का प्रयोग कर रहे हैं, अहीफेन का, जयफल का प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम शंखोदर कहते हैं। ग्रहणी का विकार जो होता है, जहां पे मूर्बद्ध मूढ़ द्रवम मल प्रवृत्ति होती है और पित्त धरा कला जो है वो दूषित हो जाती है, वहां पे शंख भस्म का प्रयोग करने से वह दीपन और पाचन करती है। और जहां पे ग्रहणी में बारंबार रेचन हो रहा है, तब शंख भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कोष्ठ शूल अगर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद, जैसे कि पेप्टिक अल्सर होता है या डिओडिनल अल्सर, जहाँ पे खाने के पहले अगर पेट दर्द हो रहा है तो हम उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। कुछ खाने के बाद होता है, जहाँ पे अम्ल अवस्था पाक होता है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर रहता है। वहां पे अगर हम लोग परिणाम शूल या कोष्ठ शूल है तो यहाँ पे हम लोग शंख भस्म का प्रयोग करें तो वह हीलिंग का कार्य करता है। वहां पे उसको देने से बहुत अच्छा फायदा हो, क्योंकि यहाँ पित्त का बहुत ज्यादा पित्त निकल रहा है, एसिड, अम्ल रसात्मक, तो वहां पे हम ये क्षार देते हैं तो वह उसको बैलेंस करता है। पित्तजन्य कोष्ठशूल है, पित्तजन्य अतिसार है, कफ पित्तजन्य कोष्ठशूल है, इसमें अलग अलग अनुपान के साथ शंख भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेट में अगर वायु बहुत ज्यादा पकड़ लिया है, पेट फूलने जैसा हो रहा है, आधमान हो रहा है, आटोप हो रहा है, या फिर आंत्रकूजन हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करें तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा, अगर कोई भी किसी ने खाना खाया और विदग्धा जीर्ण हो गया या विषटब्धा जीर्ण हो गया, ऐसी अवस्था में जो खट्टा ढकार आ रहा है, बहुत ज्यादा बेकार ढकार आ रहा है, उसमें अगर हम लोग शंख भस्म दें
तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है और अन्न का पचन अच्छे से करने लगता है। पेट अगर फूल जा रहा है खाना खाने के बाद, उसको भी यह बैलेंस कर देता है, ठीक कर देता है। अन्न का पचन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, आमाशय में या पक्वाशय में शूल है, तो शंख भस्म को घी के साथ या खट्टा नींबू के रस के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जो नींबू का रस है वो दीपन पाचन कार्य करता है, तो इसीलिए दें, या घी के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। रस शेषाजीर्ण अगर है, मतलब जो खाना पचा नहीं है और तब भी खाना खा लिया, तो उसको रस शेषाजीर्ण बोलते हैं। ऐसे जो आदत रहती है लोगों को कभी भी दिन भर खाते रहने की, और ये पुराना अगर क्रॉनिक हो गया है, तो शंख भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों को पित्त प्रकृति है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है, क्षार धर्म्यता है, उसमें शंख भस्म को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। यह क्योंकि खुद ही क्षार है। जहां पे अम्ल धर्मीय अम्ल पित्त है, जहां पे द्रव गुण से बढ़ा हुआ पित्त है, मतलब ऐसा पित्त है जहां पे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, हुरलास हो रहा है, नौशिया फील हो रहा है, वहां पे इसका प्रयोग करें। जहां पे उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी है, उरोदाह कंठदाह हो रहा है, वहां पे इसका प्रयोग ना करें। वहां पे प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करें, या गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत या कामदूधा रस का प्रयोग करें। वहां पे दूसरे द्रव्य यूज करते हैं। यहाँ पे क्षार धर्मीय, जहां पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पहले ऑलरेडी जलन हो रही है, वहां पे आप क्षार, ये शंख क्षार देंगे तो और ज्यादा वो बर्निंग बढ़ा देगा, मुंह में छाले भी आएंगे और गले में भी छाले आ जाएंगे, इसलिए वहां पे ना दें, बिना अनुपान के ना दें। दूसरा, शंख भस्म जो है, यह यकृत और प्लीहा पे बहुत अच्छा काम करता है। जब यकृत और प्लीहा की कार्य मंद हो जाती है और वहां से जो बीमारियां होती है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर ये दे रहे हैं और कभी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो दीपन पाचन अनुलोमन, अनुलोमन के लिए कुछ ना कुछ विरेचन वाले द्रव्य या अनुलोमन करने वाले द्रव्य जरूर दें, और उसके साथ में शंख भस्म दें तो ज्यादा फायदा करता है। बिना अनुलोमन के आप देंगे तो इसका अच्छा उपयोग, जहाँ पे बद्ध कोष्ठता है और अम्ल पित्त है, वो भी अम्ल धर्मी है, तो वहां पे दीपन पाचन अनुलोमन देना बहुत जरूरी होता है। तो अनुलोमन के लिए आप अविपत्तिकर चूर्ण या त्रिवित चूर्ण, त्रिवित लेहम, एरंड तेल, एरंड हरित की, त्रिफला चूर्ण, निशोत्तर, ये सब हम दे सकते हैं। उसी तरह से पेट में अगर गुल्म है, अष्ठीला है, तो शंख भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या दूसरे क्षारों की अपेक्षा इसकी तीव्रता थोड़ी कम रहती है, जैसे यवक क्षार यूज किया आपने, सज्जी क्षार यूज किया, उसके अपेक्षा ये क्षारता कम रहती है, लेकिन ये क्षार है। शंख भस्म भस्म है लेकिन ये क्षारीय है, इसको याद करें। इसी तरह से काला जतिसार है, विसूचिका है, जंतुज विसूचिका, जो कॉलरा रहता है, तो उस सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कॉलरा को जब ठीक हो रहा है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। तो या फिर आंखों में अगर बहुत ज्यादा कंजक्टिवाइटिस है, अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ने से आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो शंख भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे रोपण कार्य भी बहुत अच्छा होता है, वह रोपण करने का कार्य करता है। इस वजह से तरुण पुरुष को या स्त्रियों को मुख दुशिका हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, तब तारुण्य पिटिका में इसका प्रयोग करने से जो पिंपल्स आते हैं, उसमें इसका प्रयोग इंटरनली देना चाहिए, गुलकंद के साथ या आंवला के मुरब्बा के साथ या फिर अनार के रस के साथ, दाड़िम के रस के साथ या द्राक्षा के साथ, द्राक्षा का जूस के साथ, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है, जहां पे अम्ल धर्मता, खट्टापन से पित्त बढ़ा हुआ है, या फिर रस, और यह रस धातु पे काम करता है, रक्त धातु पे, वहां उसमें जो आम है उसका पचन करता है। अस्थि धातु पे सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, अस्थि धातु को बलवान करता है। इससे यकृत प्लीहा और उंडुक ग्रहणी, पक्वाशय, पचनेन्द्रिय, नेत्र, मुख और कोठ, जो ग्रंथियां रहती है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, उस पे इनका काम बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोग देखें तो मात्रा 4 से 8 रत्ती होता है, और इसको नींबू के रस के साथ, मिश्री के साथ, गर्म जल के साथ, अजीर्ण में, बेल के मुरब्बे के साथ, संग्रहणी में, करकट श्रृंगी और पिपली चूर्ण के साथ 2-2 रत्ती की मात्रा में हिक्का के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। यह संग्रहणी रोग की बहुत अच्छी दवाई है। और पेट दर्द हो रहे, मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में शंख भस्म जरूर देते हैं, शंख और गैरी वगैरह जरूर देते हैं। अम्ल पित्तांतक लौ है सर का जो फॉर्मूला है, अम्ल पित्त हर योग, उसमें शंख भस्म, कपर्दिका, गैरिक, ये सब डाला हुआ है, बहुत अच्छा ये फायदा करता है। इसमें कैल्शियम का अंश बहुत ज्यादा रहता है, जहां पर भी कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, या कुछ भी कैल्शियम की कमी है शरीर में,
बहुत सारे विकार हो रहे हैं, तो यह तुरंत काम करता है। इसमें थोड़ा फास्फोरस भी रहता है। यकृत और मंदाग्नि से उत्पन्न होने वाले विकारों में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और बच्चों को जो ब्रोंको निमोनिया हो गया है, जहाँ पे कफ जमा हो गया है, वहां पे शंख भस्म देने से, क्षार होने की वजह से, यह क्षार है तो यह कफ को पिघलाता है। आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, क्लेद क्लेद को ये पूरी तरह से पिघला देता है, तो कफ में बहुत अच्छा काम होता है, इसलिए ब्रोंको निमोनिया में काम करते हैं। या श्रृंग भस्म के साथ प्रयोग करने से बच्चों का जो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शंख भस्म में क्षार के गुणधर्म रहते हैं, तो यह हम लोग इसको क्षार के रूप में प्रयोग करते हैं ज्यादातर, जहां पे क्षार देना जरूरी है दीपन पाचन के रूप में, तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। यह ग्राहिक भी है, स्तंभन कारक है। पक्वातिसार में इसका प्रयोग करते हैं, आमातिसार में इसको नहीं देना चाहिए, पक्वातिसार में इसको देते हैं। और जहां पर सुहागे का फूल 2 रत्ती, अफीम चौथाई रत्ती, जायफल का चूर्ण 1 रत्ती, शंख भस्म 4 रत्ती मिलाकर मधु के साथ देते हैं, तो इसको शंखोदर रस कहते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। ग्रहणी रोग में जहां पतले पतले दस्त आ रहे हैं, कोष्ठ में दर्द है, और जो भी दर्द है, दर्द के साथ अगर बहुत ज्यादा पेट मरोड़ आके लूज मोशन हो रहा है, उसमें इसको देने से फायदा होता है। ग्राही काम होने से दस्त को रोक देता है। क्षारी होने से आम का पचन करता है, स्टूल को ठीक करता है। परपटी के साथ, रस परपटी, पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी, लौ परपटी के साथ इसका प्रयोग करने से अलग अलग ग्रहणी रोगों में अलग अलग अनुपान के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आम का पचन करता है तो तीव्र शूल पीड़ा का शमन करता है। स्तंभक होने से दस्त के वेग को कम कर देता है। जब पित्त दूषित हो गया है, कोष्ठ में स्टूल हो रहा है और पित्त जन्य अतिसार है, पेट में दर्द है, तब इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेट में बहुत हवा भर गई है, आधमान आटोप है, उसमें देने से फायदा होता है। दूसरा, ये अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, दीपन पाचन कार्य करता है। जहाँ पे अन्न का परिपाक ठीक से नहीं हो रहा है और पाक विदग्धा जीर्ण होके या पित्त ग्रहणी रोग होने के बाद बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। तो नींबू के रस के साथ या घी के साथ मिलाकर देते हैं। पित्त प्रकृति वालों को हम लोग अनुपान के हिसाब से, जैसे गुलकंद के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ, या फिर हम लोग दाड़िमा बलह के साथ देते हैं। अनुपान बदल के देना चाहिए, या तक्र के साथ, मीठा तक्र में बहुत ज्यादा हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे द्रव्य डाल के हम लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यकृत और प्लीहा अगर बढ़ जाए, स्प्लीनोमेगैली हो जाए या हिपैटोमेगैली हो जाए, वहां पे इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे स्त्रोतोरोध को दूर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे सब चीजें ब्लॉक हुई रहती हैं। तो ये क्षार है, जब हम देते हैं तो ये ब्लड के थ्रू वहां जाता है और स्त्रोतोरोध को खोल देता है। इसलिए हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली में स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति है, उसको ठीक कर देता है। पचन क्रिया को अच्छा कर देता है, इससे रस रक्त आदि धातु अच्छे बनने लगते हैं। शरीर जो दुर्बल हो गया है, पांडुता जैसे आ गई है, पीला पीला दिखाई दे रहा है, भेकवर्णी हो गया है, उसको ये ठीक कर देता है। अच्छा रस बनने लगता है, रस रक्त मांस अच्छे से बनने लगता है। और कैल्शियम चैनल तो हमारे हार्ट में भी है, मसल्स में भी कैल्शियम है, वहां जरूरत होती है। पूरे शरीर में कैल्शियम, ब्रेन में भी कैल्शियम की जरूरत होती है, तो यह हर जगह से कैल्शियम की पूर्ति करता है। बोन्स को भी ये स्ट्रांग कर देता है। अगर मलावरोध है तो किसी किसी रेचक या अनुलोमन औषधि के साथ देना चाहिए। पेट में वायु उत्पन्न कर शूल होना, अफरा होना, अन्न न पचने के कारण जलन होना, खट्टी डकारे आना, ऐसा हो तो हिंगवाष्टक चूर्ण और शंख भस्म का प्रयोग करने से और कोष्ण जल के साथ देने से बहुत अच्छा से पेट का दर्द को ठीक कर देता है। हिंगवाष्टक इसलिए क्योंकि वो अनुलोमन करता है। और ये सारी औषधियां कब देते हैं? जब यकृत और प्लीहा बढ़ जाती है, वहां पे स्त्रोतोरोध होके बहुत ज्यादा स्प्लीनोमेगाली, हिपैटोमेगाली, तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं मंडूर भस्म के साथ या कुमारी आसव के साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गुल्म रोग में ब्रज क्षार के साथ इसका प्रयोग करते हैं शंख भस्म का, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अजीर्ण मंदाग्नि अफारा में नींबू रस मिश्री के साथ, भुनी हींग के साथ, घृत के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से महाशंखवटी है, शंखवटी है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के दर्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग आप लोग भी करते होंगे, मैं और भी बताऊंगा, आप लोग कुछ बताइए प्लीज। शंख भस्म का प्रयोग आप लोगों ने किया है? डॉक्टर मंजुनाथ जी, गंगवार सर, वीना मैडम, हरिहर सर, प्लीज आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे हाँ शंख सर। भस्म का? हाँ जी बोलिए मैम। आ, मैं शंख भस्म यूज करती हूँ। ज्यादा तो मैं गृहिणी में यूज करती हूँ, क्योंकि गृहिणी में वारंवार मल प्रवृत्ति होती रहती है। कभी मलावरोध भी रहता है, कभी मल प्रवृत्ति ज्यादा होती रहती है।
तो उसमें मैं शंख भस्म 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक यूज करती हूँ पंचामृत परपटी के साथ। और उसका अनुपान कभी घी देती हूँ, कभी दाढ़ी आवलेह देती हूँ, कभी बिल्वा आवलेह भी यूज करती हूँ उसमें, और कभी कभी तक्र मैं भी यूज करती हूँ। और ज्यादा यूज करती हूँ मैं मुख दूषिका जब होती है तब भी मैं विश्वा और शंख भस्म ये भी यूज करती हूँ। ऊपर लगाने को भी मैं यष्टि मधु, थोड़ा सा एक चुटकी शंख भस्म गुलाब जल के साथ बाह्य लेपन के लिए भी मैं देती हूँ। और अस्थि धातु को बल्य है, देना है कुछ, फीमेल पेशेंट ज्यादा रहती है तो उसमें मेनोपॉज होने के बाद कैल्शियम की कमी, सब डॉक्टर कैल्शियम ही देते हैं। तो हमारे पास आने के बाद कुकुटांडत्वक शंख भस्म के साथ घृत के साथ मैं देती हूँ। और गर्भिणी में मैं इसका यूज नहीं करती हूँ। बस इतनी जगह मैं आप क्यों नहीं, ये यूज क्यों नहीं करती। करती हैं? गृहिणी में क्यों गर्भिणी नहीं? में मुझे मालूम नहीं है इतना देना है, क्षार है, उसकी हाँ, वजह से क्षार मैं। है इसलिए नहीं हाँ देना चाहिए, आपका हाँ बात सही है। हाँ नहीं देना चाहिए, गर्भिणी को नहीं देना चाहिए इसको। हाँ, इसलिए नहीं यूज करती मैं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। गर्भिणी में नहीं देना चाहिए। हम प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं। हाँ ये थोड़ी हाँ गर्म दवा, उष्ण है। जी, हाँ। चलिए। डॉक्टर आरती मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर हरिहर सर, आपने शंख भस्म का प्रयोग किया है? डॉक्टर राम कुमार जी, महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कृपया बोलिए कुछ। जितेंद्र कुमार भांजा जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर। हाँ जी, आपने सर यूज किया बहुत है? अच्छा। सर बहुत अच्छा आपने बताया। हम तो इसका यूज डे टू डे लाइफ में हमारा प्रैक्टिस में सर करते हैं सर। बहुत अच्छा काम करता है जो कि आपने बताया। जो आत्मना आटप में ये और पेट का जो जलन होता है ये बहुत, हम तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सर मुझे लगता है जैसे शुक्राफेट काम करता है ना मॉडर्न मेडिसिन में, वैसा ही वो काम करता है। वो अल्सर हीलिंग बहुत अच्छा भी सर करता है शंख भस्म। और वो हमने भी इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दे के दिखा है। बहुत अच्छा रिजल्ट। मेरे एक फ्रेंड को था अल्सरेटिव कोलाइटिस, और कुछ दवाई के साथ मैंने शंख भस्म का ज्यादा प्रयोग किया तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन सर 80% वो अभी भी वो खा रहा है। और वो भी बिल्कुल बहुत, उनका जो दस्त हो रहा था दिन में 10-12 बार, वो अभी 2 बार को चला गया सर। और भी उनका ब्लड भी नहीं आता है। और हमेशा उसका प्रयोग, जिनको भी ज्यादा वाटरी मोशन होता है, हम भी दे के भी सर दिखा है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। जो कि आपने बताया जो पेट का जो जलन होता है और वो जो पेन होता है, ये बहुत शीघ्र ही पेन को भी सिर्फ उष्ण जल से से भी अच्छा कर देता है। और वो हमेशा इस तरह उनका प्रयोग किया है सर। और बहुत बढ़िया मेडिसिन है सर वो। थैंक यू सर। जी, इस टॉपिक पे किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। कंचन मैडम, आपने शंख भस्म का प्रयोग किया है क्या? कंचन मैडम, अगर आप सुन रही हैं, आप जी कुछ सर। बोलना चाहिए? जी, आपने शंख भस्म का प्रयोग किया है? जी सर, प्रणाम सर। मैंने शंख भस्म काफी यूज किया है सर। कोलाइटिस के पेशेंट में, जैसे जहाँ पे मतलब पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें मतलब उदर शूल में भी मैंने यूज किया है। इसे मैंने जैसे तारुण्य पीड़िका, जैसे कि हम एक्ने बोलते हैं ना, तो उस पे भी लगाने के लिए मैंने यूज किया है। रोज वाटर के साथ अगर इसको अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, बताइए मैम। जी, हाँ। बताइए। तो जो भी पेशेंट मतलब उदर शुल्क से उदर शुल्क का होता है ना, उसमें हम इसे चला सकते हैं। बस थोड़ा सा उष्ण होने की वजह से हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि अगर पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है तो थोड़ा सा हम इसे संभाल के दें। इसे अम्ल पित्त के पेशेंट में भी दिया जा सकता है। जहाँ पे भी मतलब ग्रहणी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है, कभी शूल हो रहा है, कभी शोथ है, या फिर उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है पेशेंट को,
तो जैसे कि आना मतलब आना हो रहा है, अपचन हो रहा है, अरुचि हो रहा है, उल्लास हो रहा है, तो उस समय दे सकते हैं। इसको मैंने बिलवादी चूर्ण के साथ ग्रहणी वाले पेशेंट में चलाया है काफी। इसके साथ अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो इसे मैंने कहवा पिष्टी के साथ ऐड किया है। और अम्ल पित्त के पेशेंट में मैंने कामदुधा के साथ ऐड किया है। हाँ, बहुत तरीके से अगर हम इसे बोलेंगे तो बहुत सारे पेशेंट में मैंने इसको जैसे कैल्शियम सोर्स करके भी दिया है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जानु संधि शूल वाले पेशेंट आते हैं, कटिशूल वाले पेशेंट आते हैं, तो उसमें भी इसको चला सकते हैं। मतलब ये एक नेचुरल कैल्शियम सोर्स है जिसे हम कैल्शियम लिख के देते हैं बाहर से, एलोपैथी डॉक्टर वगैरह। तो हम इसे ये शंख भस्म गिलोय सत्व के साथ, प्रवाल पिष्ट के साथ, इनके साथ मिक्स करके अगर देंगे तो हम एक नेचुरल कैल्शियम उसको दे रहे हैं ऐसे समझ के उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। छोटे बच्चों में भी दिया जा सकता है, बड़ों में भी दिया जा सकता है। जैसे बहुत बहुत मतलब कि वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन हो रहा है, तो इसको नींबू का जो रस होता है उसमें मिला के भी आप दे सकते हैं। जैसे हनी के साथ भी इसको दे सकते हैं। मैंने इसको कुटजारिष्ट के साथ भी दिया हुआ है। मैंने स्किन वाले पेशेंट में भी इसको चलाया हुआ है। मैंने मतलब स्किन के बहुत सारे जो जितने भी कुष्ठ होते हैं तो उसमें भी मैंने इसको दिया है। बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर हिमांशु माथुर जी, आरती मैडम, कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, प्रियंका पांडे जी, महाजन सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हाँ, वीना मैं मैडम बोलूं बोलिए। सर? हाँ, हाँ जी, जब बोलिए। जब पित्त का द्रव गुण से बढ़ता है पित्त, तब ही शंख भस्म काम में उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी जी। जब क्षार धर्मिता बढ़ती है, हीट बढ़ता हाँ है, उष्णता तीक्ष्णता, तब नहीं देना है। हाँ, तब नहीं देना। मगर हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम कपर्दिक भस्म यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, हम लोग करते हाँ, ही हैं। शंख भस्म के अलावा। हाँ हाँ, करते हैं ना हम। प्रवाल पंचामृत में है ना, प्रवाल हाँ मुक्ता फलशम प्रसिद्धि कपर्दिका नाम च समान भागम। हाँ हाँ। हाँ, देते ही हैं प्रवाल पंचामृत। हाँ, ठीक है। प्रियंका पांडे जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। मैं ना ये अम्ल के पेशेंट में दिया, उनका कंप्लेन ये था कि वो जब रात को सोते थे तो उनके मुंह में ना मतलब पानी सा आ जाता था रात को 2 बजे करीब ऐसे करके ना, तो उसमें मैंने दिया है शंख भस्म ना। हम सूत शिखर कर ये काम दुग्ध रस चल रहा था साथ में, फिर मैंने शंख भस्म ऐड किया था तो उनको काफी फायदा मिला था उसमें। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, आप लोग शंख भस्म का प्रयोग करिए। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे, और रात को 9 बजे हम लोग केस टेकिंग करेंगे। आप लोग अपने अपने पेशेंट लाइए। मुनमुन प्रताप जी, आप अपने पेशेंट लाइए फॉलोअप के लिए। हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे। मैं लिंक दे दूंगा सेशन के पहले। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।